भारत माँ को वीरों की जननी कहा जाता है। इस धरती पर कई वीर सपूत हुए हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है। यहाँ की सुंदरता यहाँ की भिन्नता में है। जब जब यहाँ के लोकतंत्र पर किसी तरह का खतरा आता है, क्रांतियाँ होती है, तो लोकतंत्र को फिर से मुक्त कराया जाता है। इंदिरा गांधी द्वारा जारी किया गया आपातकाल इसी तरह का एक लोकतांत्रिक खतरा था। ऐसे समय में सरकार के इस फैसले के विरुद्ध अपना प्रखर विरोध जताने वाले तथा भारतीय राजनीति में क्रांति का नाम देने वाले स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक एवं राजनेता जयप्रकाश नारायण थे। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। इस एपिसोड में जयप्रकाश नारायण के जीवन और उनके द्वारा किए गए संघर्षों के बारे में विस्तार से जानेंगे। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को बिहार के सारण जिले में सीताबदियारा नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम हर्षुल दयाल श्रीवास्तव, जो राज्य सरकार के कैनाल विभाग में जूनियर ऑफिसर थे, और माता का नाम फूल रानी देवी था। वो अपनी माता पिता के चौथे संतान थे। बचपन से ही जयप्रकाश को भारत के राजा महाराजाओं की वीरता काफ़ी प्रभावित करती थी, और वो उनके किस्से कहानियाँ पढ़ते हुए बड़े हुए थे। जयप्रकाश नारायण अपने दादा के साथ सीताबदियारा गांव में रहते थे। चूँकि वहाँ पर कोई हाई स्कूल नहीं थी, अतः जयप्रकाश नारायण अपना घर छोड़कर कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लेने के लिए पटना चले गए। उस समय उनकी उम्र 9 वर्ष की थी, जहाँ पर उन्हें सरस्वती प्रभा और प्रताप जैसी पत्रिकाओं को पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त और भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं को भी पढ़ा। इसके अलावा उन्हें भगवद गीता जैसी धार्मिक किताब को भी पढ़ने का अवसर मिला। जयप्रकाश नारायण काफ़ी प्रतिभाशाली छात्र थे। जयप्रकाश नारायण का विवाह सन 1920 ईस्वी में प्रभावती देवी से हो गया। तब वह 18 वर्ष के थे तथा उनकी पत्नी 14 वर्ष की थी। प्रभावती देवी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली महिला थी। साथ ही वो क्रांतिकारी, उदारवादी और गांधीवादी महिला थी। विवाह के उपरांत जयप्रकाश नारायण अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे, इसलिए अपनी पत्नी प्रभावती को अपने साथ नहीं रख सकते थे। अतः प्रभावती विवाह के बाद कस्तूरबा गांधी के साथ गांधी आश्रम में चली गई। उन दिनों 1919 ईस्वी में आए रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन जोरों पर था, जिसमें भाग लेने जयप्रकाश नारायण अपने मित्रों के साथ पहुंचे थे। जहां पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के भाषण से प्रभावित होकर जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज छोड़कर बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिया। बिहार विद्यापीठ में पढ़ाई के पश्चात सन 1922 में जयप्रकाश नारायण उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका जाकर उन्होंने जनवरी 1923 में बर्कले विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए उन्होंने बागों में अंगूर तोड़े, जैम पैकर, रेस्टोरेंट में वेटर, सेल्समैन और बर्तन धोने इत्यादि कार्य किया। इसी दौरान उन्हें श्रमिक वर्ग के परेशानियों का ज्ञान हुआ और वे मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित हुए। इसके पश्चात उन्होंने समाजवाद के साथ एमए की डिग्री हासिल की और पीएचडी पूरी न कर सके, क्योंकि माताजी की तबीयत ठीक न होने के कारण उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। जयप्रकाश नारायण के अमेरिका में रहने के दौरान प्रभावती सुबह 4 बजे सोकर उठती, गांधी के साथ टहलने जाती और गांधी के साथ ही प्रार्थना पर जाती तथा प्रार्थना से आने के बाद गांधी के पैर में घी से मालिश किया करती थी। प्रभावती गांधी के साथ रहते हुए गुजराती, संस्कृत सीखने के साथ ही साथ चरखा चलाना और अंग्रेजी भी सीख ली। प्रभावती ने बिना
जयप्रकाश से सलाह लिए ताउम्र ब्रह्मचर्य पालन करने का फैसला ले लिया, जिसके बाद गांधी ने जयप्रकाश को दूसरी शादी करने तक की सलाह दे दी। तब जयप्रकाश बुरा मान गए थे। जयप्रकाश नारायण जब 1929 ईस्वी में अमेरिका से लौटे तो उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेजी पर था। इसी बीच जयप्रकाश नारायण की मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से हुई और उनके कहने पर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। महात्मा गांधी भी जयप्रकाश से काफी प्रभावित थे और उन्हें अपने दल में शामिल कर लिए। इस तरह जयप्रकाश नारायण गांधी के अनुयायी और स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गए। सन 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब गांधी, नेहरू समेत अन्य महत्वपूर्ण कांग्रेसी जेल चले गए, तब उन्होंने भारत के अलग-अलग हिस्सों में आंदोलन को दिशा दी। ब्रिटिश सरकार ने अंततः उन्हें भी मद्रास में सितंबर 1932 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया और नासिक जेल भेज दिया। नासिक जेल में उनकी मुलाकात अच्युत पटवर्धन, M.R. समानी, अशोक मेहता, M.H. दांतवाला और C.K. नारायण स्वामी जैसे नेताओं से हुई। इस नेताओं के विचारों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी थी। जब कांग्रेस ने 1934 में चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया, तब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया और ऐसे अभियान चलाए जिससे सरकार को मिलने वाला राजस्व रोका जा सके। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। उन्होंने गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेदों को सुलझाने का प्रयास भी किया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे हजारीबाग जेल से 17 फीट ऊंची दीवार को फांदकर अपने 6 सहयोगियों के साथ फरार हो गए थे और कुछ समय बाद बनारस से दिल्ली होते हुए मुंबई पहुंच गए और वहां पर कई गोपनीय सभाएं भी की। सरकार ने जयप्रकाश नारायण पर 5,000 रुपये का इनाम रखा था, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया। मुंबई में अच्युत पटवर्धन की बहन विजया पटवर्धन, जो उस समय इंग्लैंड से पढ़ाई कर वापस आई थी, से मिले और विजया पटवर्धन जयप्रकाश नारायण के प्रभाव में आ गई। पुलिस लगातार जयप्रकाश नारायण की खोज में थी, जिसके कारण जयप्रकाश नारायण भूमिगत हो गए थे। तब विजया पटवर्धन उनसे मिलने के लिए नेपाल तक गई। कहा जाता है जयप्रकाश बहुत समय तक खुली हवा में नहीं रह सके थे। 19 सितंबर 1943 को दिल्ली से रावलपिंडी जाते समय लाहौर के पुलिस प्रमुख ने अमृतसर रेलवे स्टेशन पर जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने गिरफ्तारी की खबर छिपाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ये खबर पूरे देश में पहुंच गई। गिरफ्तारी से पूर्व ही पुलिस को जब उनके ठिकाने के बारे में पता चल गया, तो जयप्रकाश ने विजया पटवर्धन को किसी तरह कलकत्ता भेज दिया। उसके बाद वे पुणे के अपने पारिवारिक घर पहुंची। उनको मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित किया गया। जयप्रकाश के प्यार को भुलाने के लिए उनको बिजली के झटके तक दिए गए। इसके बाद विजया अपना जीवन एकांकी तरह से बिताई। जेपी और विजया के बीच कोई संबंध नहीं रहा। 1948 आते आते जेपी और उनकी पत्नी प्रभावती की करीबियां फिर से बढ़ने लगी और प्रभावती जेपी का काफी ख्याल रखती थी। 1973 ईस्वी में प्रभावती के गर्भाशय में ट्यूमर पाए जाने पर जेपी की निजी जिंदगी में कोलाहल आ गया। मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में ऑपरेशन कराने के बाद भी ठीक नहीं हो सका, लेकिन जेपी अंतिम समय तक उनके साथ रहे और 15 अप्रैल 1973 को कैंसर के कारण प्रभावती की मृत्यु हो गई, जिससे जेपी काफी टूट गए थे। यह सही है कि जयप्रकाश नारायण ने भारत की स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और काफी संघर्ष किया।
लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी वो देश के प्रति जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटे और राजनीति के साथ ही लोक कार्यों में संतुलन बनाते हुए लोकनायक के साथ ही सुप्रसिद्ध राजनेता के रूप में ख्याति अर्जित की। सन 1947 में भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो कुछ अन्य सोशलिस्ट के साथ जेपी ने भी 1948 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और अपना जीवन विनोबा भावे द्वारा चलाए जाने वाले भूदान योजना आंदोलन को समर्पित करने का निश्चय कर लिया। लेकिन उस समय देश की परिस्थितियों को देखते हुए 1950 ईस्वी के पास उनकी रुचि फिर से राजनीति के प्रति जागृत हो गई और वो फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए तथा 19 अप्रैल 1954 को जयप्रकाश नारायण ने गया में ये घोषणा की कि वो अपना आजीवन विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन और भूदान आंदोलन को समर्पित करेंगे, जिसका उद्देश्य हरिजनों के अधिकारों की रक्षा करना और जमीन दिलवाना था। उन्होंने हजारीबाग में अपनी जमीन छोड़ दी और गांव के उत्थान हेतु काम करना शुरू किया तथा 1957 ईस्वी में जेपी ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से रिश्ता तोड़ लिया। इस दौरान उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि लोक नीति विभाजनकारी नहीं कल्याणकारी होने चाहिए और इसलिए उन्होंने इसे सर्वोदय कहा। जयप्रकाश नारायण देश भर में सर्वोदय कार्यकर्ताओं के मध्य बहुत लोकप्रिय हो गए। वह 1960 के दशक में उन्होंने जन आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा 1970 ईस्वी में बिहार आंदोलन में भी भाग लिया। जयप्रकाश नारायण ने पटना में एक शांतिपूर्ण आंदोलन किया, तब रैली पर लाठीचार्ज कर दिया गया, लेकिन ये सब देशभक्ति को पीछे न कर पाया। 5 जून 1974 को उन्होंने बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया और संपूर्ण क्रांति की मांग की। इस तरह के इवेंट्स ही बिहार क्रांति कहलाए। आज़ादी के बाद कई सरकारों ने घोटाले और षड्यंत्र किए, जिनमें देश और समाज का बहुत नुकसान हुआ। देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी व्याप्त थी। ऐसे समय में जयप्रकाश नारायण ने आगे आकर युवाओं के मध्य से जनता को एकत्रित किया। उन्होंने कहा, ये सारी समस्याएं तभी दूर हो सकती है जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। उनके अहिंसावादी आंदोलन की सूरत को देखकर कुछ लोगों ने उन्हें आज़ाद भारत के गांधी की उपाधि दी थी। जेपी आंदोलन बिहार से शुरू होकर पूरे भारत में कब फैल गया पता ही नहीं चला। जेपी एक जमाने में कांग्रेस के सहयोगी थे, लेकिन आज़ादी के लगभग 2 दशक बाद आई इंदिरा गांधी सरकार के भ्रष्ट व अलोकतांत्रिक तरीकों ने उन्हें कांग्रेस और इंदिरा के विरोध में खड़ा कर दिया। इसी बीच सन 1975 में अदालत में इंदिरा गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जयप्रकाश ने विपक्ष को एकजुट कर उनके इस्तीफे की मांग की। इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया और जेपी समेत हजारों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल हटाने का फैसला किया। मार्च 1977 में चुनाव हुए और लोक नायक के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के चलते कांग्रेस को धूल चटाते हुए भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आंदोलन के दौरान ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया था। आपातकाल में जेल में बंद रहने के दौरान उनकी तबीयत अचानक 24 अक्टूबर 1976 को खराब हो गई और 12 नवंबर 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया। मुंबई के जसलोक अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि उनकी किडनी खराब हो गई थी।
जिसके बाद वो डायलिसिस पर ही रहे। जयप्रकाश नारायण का निधन 8 अक्टूबर 1979 को 77 वर्ष की उम्र में पटना में हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश को सुनने के लिए।